नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें अब आरएसएस की यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ज़रूरत अब नहीं है। और ऐसा माना भी जा रहा था कि लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वो 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, तीसरी बार भी जिस तरह से 400 पार का नारा दिया जा रहा था, तो ये लगा कि उसको शायद अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में आरएसएस सक्रिय दिखा भी नहीं, काफ़ी निष्क्रिय दिखा, और उसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत पीछे रह गई, 240 सीटों पर सिमट गई। सरकार तो बनी, लेकिन सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है और सरकार की कमज़ोरी लगातार दिखाई पड़ रही है। अभी कुल जमा 2 महीने के करीब हुए हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आए कि सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े और अब आरएसएस पर निर्भरता एक बार फिर दिखाई पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तो सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार मंथन हो रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने की कोशिश हो रही है। राज्य का नेतृत्व केंद्र पर थोपने की कोशिश कर रहा है और केंद्रीय नेतृत्व राज्य पर थोपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारियों के बीच लखनऊ में हुई और इसमें यह तय किया गया कि अब साथ मिलकर फिर से काम करेंगे, चुनाव में लड़ेंगे और मदद करेंगे एक दूसरे की। एक दूसरे का मतलब कि आरएसएस एक भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन सा है, पूरा उसका आधार स्तंभ है। बिना उसके सपोर्ट के बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, या कह लीजिए कि उसका जो मुख्य विचारधारात्मक रूप से तो उसका सहयोगी है ही, उसकी अपनी जो कार्यकर्ताओं की फौज है आरएसएस की, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता रहता है। तो अब ये तय हुआ है कि जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसमें अब आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों के नेता मिलकर काम करेंगे और चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब सफलता के इस मुकाम तक पहुंच गए या सफलता के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए अब तक की, तो आरएसएस जो आपका बैकबोन है उसको आपने इस तरह से इग्नोर कैसे कर दिया? और इग्नोर कर दिया तो आरएसएस ने भी दिखा दिया कि वो कितना महत्वपूर्ण है, और अगर आप चुनाव जीत सकते हैं तो हार भी सकते हैं। बहरहाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब घिर रही है, केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी, वो उसमें लगातार अब एक कह लीजिए कि लगातार एक मुद्दे पे नहीं बल्कि कई मुद्दों पर घिरती चली जा रही है। आरक्षण का मुद्दा, संविधान को बचाने का मुद्दा विपक्ष ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले उठाया और अभी तक लगातार जारी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के पास बचाव के लिए तर्क नहीं है, शब्द नहीं है, कोई योजना नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी क्रीमी लेयर को लेकर, एससी एसटी में आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला आया, उस मामले में भारत बंद रखा एससी एसटी संगठनों ने। विपक्ष का भी उसमें सहयोग, विपक्ष की कई पार्टियां उसमें वह समर्थन में रहीं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी बैकफुट पर है। बंद का आयोजन तो दलित और आदिवासी संगठनों ने किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वामपंथी दल, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने उसको बाकायदा समर्थन दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जो एक पिछड़ों का 2014 के बाद से लामबंदी की गई, उनका वोट लेने की कोशिश की गई, पिछड़े वर्गों के नेताओं, जिन नेताओं ने अपनी पार्टियां बना रखी थी, उन्हें अपने से जोड़कर जो फायदा लिया गया, अब वो धीरे धीरे वो नेता छिटकते जा रहे हैं। और पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से उनको फिर से अपनी तरफ खींचने में सफलता पाई है, तो अब वापस ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता नहीं दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो पिछड़े हो चाहे दलित हो। तो अब ये रणनीति बन रही है कि जो हमारा मुख्य एजेंडा है, यानी जो सांप्रदायिक एजेंडा है, उसी को और धार दिया जाए। इस बात पर भी मंथन हुआ है और पीडीए की जो पिछड़े और दलितों की
राजनीति है या उनको अपने साथ जोड़ने की बात है, उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में ही रखने की बात कही गई है, क्योंकि उसके ज़रिए सांप्रदायिक आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है, लामबंदी की जा सकती है, या फिर कहते हैं जिसको ध्रुवीकरण किया जा सकता है, पोलराइजेशन किया जा सकता है। तो ये अब इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और पिछड़े नेताओं का जो असंतोष है, ऐसा लगता है कि अब उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसका बड़ा ताज़ा उदाहरण जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में उनको देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहा है। 4 दिन पहले उन्हीं की वो आलोचना कर रहे थे, उनके खिलाफ लामबंदी कर रहे थे और ये रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे इनको हटाकर हम खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। और जाहिर सी बात है कि उनको केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन भी मिल रहा था कहीं न कहीं से, लेकिन अब अचानक उनके भी स्वर बदल गए हैं और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने लगे हैं। दूसरी ओर सहयोगी दलों के जो नेता हैं उनमें असंतोष लगातार बना हुआ है, क्योंकि उनके पास तो विकल्प है कि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं तो वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जाकर मिल सकते हैं। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में सरकार को जमकर घेरा है। उनका कहना है कि सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय की ही बात होती है, वही बात कोई सुनी जाती है। हमारे पास हमारे अपने कार्यकर्ता आते हैं तो मैं भले कैबिनेट मंत्री हूं लेकिन असहाय रहता हूं, किसी का कोई काम मैं करा नहीं पाता हूं, चाहे किसी का जेन्युइन काम हो, चाहे किसी का कोई सिफारिश लगानी हो। और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, इसके पहले भी वो कह चुके हैं। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल भी इस तरह की बात कह चुकी हैं और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर तो अक्सर कहते ही रहते हैं। तो ये जो पिछड़े वर्ग के नेताओं को लामबंद किया था अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने, और एक आध बार ये अलग हुए भी, लेकिन फिर से जब इनकी लामबंदी की गई लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पिछड़ों की लामबंदी, पिछड़े वोटों की लामबंदी वो इंडिया गठबंधन की ओर हो गई, तो अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस एजेंडे को ज़्यादा मजबूती के साथ आगे नहीं ले चलेगी, जिसको एक सामान्य भाषा में कहा जाता है कि मंडल और कमंडल की राजनीति। तो कमंडल की राजनीति यानी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उस पर अब ज़्यादा फोकस होने की वो तैयारी में है, कोशिश में है, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण वो कर सके और वो ज़्यादातर उसके अपने पक्ष में रहते हैं, ये उसको उम्मीद है। और मंडल की राजनीति यानी पिछड़े वर्गों की राजनीति, उस पर अब वो उतनी तेजी से नहीं जा रही, क्योंकि उसको अब ये विश्वास है कि ये वोट उसके पास अब लौट कर आने वाला नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आरएसएस को इग्नोर किया गया था, अब उसी आरएसएस का साथ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बेताब है, परेशान है और कोशिशें कर रही है कि उसका साथ मिले, उसके संगठन का साथ मिले और उसके संगठन के लोग, उसके कार्यकर्ता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी फायदे के लिए काम करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।